नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 3 साल मोदी सरकार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी सरकार, दीपक चौरसिया, 3 साल मोदी सरकार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी सरकार अपने आधे कार्यकाल से ज्यादा यानी 3 साल पूरे कर चुकी है। अब 2 साल बाकी हैं। 2 साल के बाद मोदी जी को फिर से एक बार चुनाव में जाना पड़ेगा। एनडीए के साथ जाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन इन 3 साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या किया, क्या मानना है अल्पसंख्यक नेताओं का और क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी, इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस होगी हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हमारे साथ 2 वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक वरिष्ठ वकील भी हैं, और साथ ही साथ एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, चूंकि सरकार के 3 साल पे बात कर रहे हैं, पहला मौका विपक्ष को मिलना चाहिए, तो मैं 90 सेकंड में आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या वाकई सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो उस पर फॉलो किया है, उस पर अमल किया है? नहीं, हरगिज नहीं किया, सिर्फ नारा दिया और वो नारे के तक महदूद रहा। पहला पॉइंट यह है कि माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का जो बजट था 2016-17 का 3,827 करोड़ में से सिर्फ 1,400 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। दूसरा, मैं आपसे कह रहा था कि 2012 में ऑयल की कीमत $110 थी और पेट्रोल 70 रुपये पे बिकता था। आज $50 है और वही 70 रुपये पे पेट्रोल बिक रहा है 1 लीटर। तीसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट 5% हो चुका है। चौथी बात यह कि सरकार ने कहा था कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब जो आंकड़े आए इस साल के, पिछले साल के सिर्फ 2 लाख के करीब नौकरियां मिली, और हमारे मुल्क में हर साल 1 करोड़ 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आते, सरकार उस पर नाकाम साबित हुई। कश्मीर तबाह बर्बाद हो रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के ताल्लुक से क्या है ना मोदी जानते, ना उनके कैबिनेट के मंत्री जानते। तो हर महाज पर यह गवर्नमेंट नाकाम साबित हो रही है। और आज आप देख लीजिए कि वो जो क्रेडिट ऑफटेक होता था, जो लोन्स मिलते थे बैंक क्रेडिट का, वो 60 इयर्स में 5% हो गया, कम हो गया, नीचे हो गया। तो हर महाज पर यह सरकार नाकाम साबित हुई। और ऊपर से सिर्फ गौरक्षक के नाम पर एक विजिलेंटी हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। झारखंड में जो कुछ हुआ, एक दिन में 6 लोगों की मौत और मॉब का लिंच करना और मोदी का रिएक्ट नहीं करना उस पर, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार कंप्लीटली लॉस्ट है। 100 सिटीज का उन्होंने कहा था, स्मार्ट सिटीज का, उसमें नाकाम साबित हुए। ठीक है सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपका जवाब, क्योंकि उनका ओवैसी साहब का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, जिसमें माइनॉरिटीज की बात थी, वो महज एक नारा रह गया है। नहीं, वैसे देखिए, पहले ये सबका साथ सबका विकास ये एक आदर्श है, और इसको हम किस आंकड़ों के साथ इसकी विश्लेषण करेंगे, वो मूल बात है। पहली तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को बहुत महत्व दिया और कहा कि उसका उन्मूलन होना चाहिए। उसमें कई स्पेसिफिक बात भी कहे गए थे कि विदेश में जो काला धन जमा है उसको वापस लाएंगे। एक बात तो सब मानते हैं सारे देश में, और विपक्ष का भी मजबूरी है मानने के लिए, कि इस 3 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पर नहीं लगी। ये तो एक अभूतपूर्व अचीवमेंट है, जो किसी और सरकार के साथ ऐसी रिकॉर्ड नहीं थी। एक तो हम जरूर कह सकते हैं कि जहां तक केंद्रीय सरकार है, उसमें मोदी सरकार, क्योंकि हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं 3 साल की, उसने एक स्वच्छ सरकार दी थी, और उसमें हमें गर्व करना चाहिए और उसको मानना चाहिए। जहां तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, इसमें मैं नहीं जानता हूं किस मापदंड से ओवैसी कह रहे हैं कि इसमें विफलता हुई है। हमारी दुनिया भर में पहचान हुई है। हमें ब्रिक्स में, यहां तक कि सारे लोग मिलकर के जो ब्रिक्स बैंक बनी, उसको पहला अध्यक्ष भारत सरकार को देने के लिए फैसला किया। और अभी थोड़े दिन के बाद G20 जो विस्तार हुई थी G7 से, उसमें इंडिया भी है। उसकी मीटिंग में प्रधानमंत्री जाएंगे और
सारे विश्व के लोग मिलेंगे। एक पाकिस्तान की समस्या है, उसमें भी हमने वो काम किया जिस किसी सरकार ने नहीं किया, वो स्टिंग ऑपरेशन जिसको कहते हैं या सर्जिकल ऑपरेशन जो कहते हैं, उसको हमने किया है। यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभूतपूर्व विजय प्राप्त की है। तो किसमें हमारी विफलता है ये वो बता नहीं सके। जहां तक अर्थशास्त्र के जो आंकड़े हैं उसमें तो मैं खुद प्रोफेसर रहा हूं और इसीलिए मैं इस पर कहां से शुरू करूं, कहां से बंद करूं। कई जो आंकड़े उन्होंने दिए थे वो तो सही हैं, परंतु उसको एक व्यापक दृष्टिकोण में और आयाम में देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे गर्म मुद्दा इस वक्त है 3 तलाक का। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगता है कि 3 तलाक धर्म आस्था से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ मुद्दा है जिस तरह रामलला अयोध्या में पैदा हुए थे, या नहीं? सरकार का कहना है ये सामाजिक कुरीतियों का मसला है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह। ओवैसी साहब क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि मोदी सरकार के 3 साल पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें ट्रिपल तलाक भी आ गया। चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक रिपोर्ट कैरी की जिसमें एक सर्वे आया था जिससे बात साफ हो गई कि मुसलमानों में ट्रिपल तलाक का मसला 0.83% है। और दूसरी बात यह है कि अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट में है। तीसरी बात यह है कि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि मुसलमानों का मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक का है, तो फिर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि क्यों नहीं बीजेपी सरकार 7% जो मुसलमान औरतों की आबादी है उसको आप रिजर्वेशन दे दीजिए। मैं स्वामी साहब से जानना चाहता हूं कि 2011 का सेंसस है, C3 चार्ट में यह कहा गया कि हिंदू सोसाइटी में 44 लाख हिंदू महिलाएं किसी की दूसरी बीवी हैं या बिगम रिलेशनशिप में हैं। स्वामी साहब आर्टिकल 14 और 21 की तो बात करते, और स्वामी साहब जानते हैं कि हिंदू समाज में दूसरी वाइफ को उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता। तो क्या ये 14 और 21 का वायलेशन ये स्वामी साहब क्या करेंगे? और स्वामी साहब ये भी जानते हैं कि हिंदू समाज में 20 लाख ऐसी महिला हैं जो अबैंडन्ड है, सेपरेटेड है, उसमें मुसलमान 1.5 लाख करीब है। तो स्वामी साहब उनके बारे में क्या करेंगे? विधवाएं हमारे मुल्क में 4 करोड़ 30 लाख हैं, जिसमें से 14% हिंदू महिलाएं हैं। वृंदावन में तो कई हमारी हिंदू बहनें परेशान पड़ी हुई हैं। ना मोदी अपने मन की बात में बात करते, ना स्वामी साहब उसके बारे में बात करते। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो महिलाओं का स्टेटस है, मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि ILO ने 130 में से 121 पोजीशन इंडिया को दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर इंडेक्स में हिंदुस्तान का पोजीशन 142-114 है। और हैरत की बात तो यह है कि जो UNDP का जेंडर इक्वालिटी है, हम सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर हैं। इस पर, इन मुद्दों पर कभी बात नहीं होगी, मगर ट्रिपल तलाक के मसले को ऐसे इस तरह उठाया जाता है कि बस मुसलमानों में मसला। हम मानते हैं कि ये एक मसला है और ना कोर्ट, ना स्वामी साहब, ना मोदी इसको हल कर सकेंगे, मुसलमान खुद हल कर रहे हैं। और पर्सनल लॉ बोर्ड अपना एक रिफॉर्म मूवमेंट कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब एक जो बात आई है कि निकाह नामा में निकाह के वक्त एक मुस्लिम महिला ये कह सकती है कि इस्लाम में शादी मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है, उसमें कंडीशन इनकॉर्पोरेट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये जो बुराई है इसका खात्मा हो जाएगा। स्वामी साहब, क्या ओवैसी साहब को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि 30 साल हो गए शाहबानो केस को, 30 साल हो गए रिफॉर्म्स की बात करते करते, बल्कि ज्यादा वक्त हो गया है। आजादी के वक्त से हम मुस्लिम समाज के अंदर क्या हो, जेंडर इक्वालिटी हो, इस पर रिफॉर्म करें। इसका जवाब नहीं देना चाहिए ओवैसी साहब को? जवाब का आर्गुमेंट सवाल होता है क्या? नहीं, देखिए, पहले तो अपने जब बहस करेंगे तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, उसको अलग करना चाहिए। पहले तो जो हिंदू महिलाओं में गरीबी के कारण, हमारे समाज में गरीबी के कारण और 800 साल मुगल राज की यातनाएं और लूट मार, ये सारी के कारण
हमारे महिलाओं कई हैं जो बेसहारा हैं और उनको अभी सरकार 3 साल में उनको पूरा रिहेबिलिटेट करने के लिए भी क्षमता नहीं रखती है, क्योंकि ये इसमें समय लगेगा। आज जो बात तो हो रही है, आपने जब ट्रिपल तलाक की बात उठाई, वो तो मूलभूत अधिकार की बात है। हर जगह में ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि धारा 25 में जहां मूलभूत अधिकार दिया है पूजा पाठ के लिए, उसमें लिखा है कि अंकुश भी लग सकती है नैतिकता के आधार पर, सार्वजनिक व्यवस्था पर भंग होने की भय पर लगा जा सकती है, स्वास्थ्य को खराब करने वाली कोई धार्मिक प्रथा है तो उस पर भी अंकुश लग सकती है। तो और धारा 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, माने महिला पुरुष बराबर है, तो ये तो देने में आसान है और इसीलिए हमने कदम उठाया जो 70 साल से किसी ने नहीं उठाया, उसकी सराहना करनी चाहिए। अब उसमें ओपिनियन पोल में क्या आता है ये मैं नहीं जाऊंगा। संविधान का अनिवार्यता है कि महिलाओं को किसी भी धर्म का हो, जब ये सबरीमला का सवाल आया था कि महिलाओं को 5 दिन मंदिर आने के लिए नहीं देंगे, ये बहुत पुरानी परंपरा है, हमने कहा, हम सब लोगों ने विरोध किया, आखिर में मंदिर को झुककर मानना पड़ा और सती प्रथा को हमने बंद कराया और छुआछूत को बंद कराया। कई चीजों जो होते हैं जिसको हम कानून से कर सकते हैं, हमने तुरंत किया है, परंतु जो व्यापक बात उन्होंने कही थी उसके लिए तो समय लगेगा। वो तो 70 साल की बुराई और उसके पहले जो हमारे देश पर आक्रमण हुए थे उसके कारण ये हालत हुई है हमारी समाज की। मैं एग्री करता हूं आपका कि इक्वालिटी की बात संविधान में कही है और ओवैसी साहब आप ये बात हमेशा दोहराते हैं कि संविधान को आप मानते हैं, लेकिन मैंने आपसे जो मूलभूत सवाल पूछा था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का आर्ग्यूमेंट था, जिस बात को कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में कहा कि ये आस्था का मुद्दा है, ठीक उसी तरह जिस तरह रामलला अयोध्या में पैदा हुए थे, ये आस्था का मुद्दा है। ये आस्था का मुद्दा है कि जेंडर अनइक्वालिटी का और सामाजिक कुरीति का, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा है, जिसको हिंदू समाज ने खत्म किया। नहीं, आपने हिंदू समाज ने खत्म नहीं किया, क्योंकि आपकी रिसर्च टीम ने आपको बताया नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि 2011 पिछले 50 साल का एक एग्जाम्पल दे दीजिए जहां कोई सती हुई थी। 1 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ सुनिए, देखिए आप ही खुद अगर एंकर की जगह अगर आप स्वामी बन रहे हैं तो मैं कैसा बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। 1 करोड़ तो चाइल्ड मैरिजेस हिंदू समाज में हुई है, 1 करोड़ तो चाइल्ड मैरिजेस हिंदू समाज में हुई है, तो आप कौन से रिफॉर्म की बात करें? हमारे पास लॉ है, हमारे पास एंटी डाउरी एक्ट है। आप हर शादी में चले जाइए, किसी मंत्री की शादी में चले जाइए और देख लीजिए कि दुल्हन कितना सोना पहनती है, वो उसके बारे में क्या बोलेंगे। तीसरी बात यह कि आप हिंदू समाज में रिफॉर्म की बात कर दिए कि रिफॉर्म हो गया, तो फिर एग्रीकल्चर लैंड में लड़की को हिस्सा क्यों नहीं मिलता, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा क्यों नहीं मिलता, और फिर आप रिफॉर्म की बात करते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान औरतें 87.8% मैरिजेज में हैं और हिंदू औरतें सिर्फ 86.2 है, तो रिफॉर्म कहां पर हुआ? और स्वामी साहब आर्टिकल 14 और 16 की बात करते हैं। मैं स्वामी साहब को और आपको बता रहा हूं कि हमारा जो बात है प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 का है, 25 एब्सोल्यूट नहीं मानता हूं मैं, 29 एब्सोल्यूट है। और रहा सवाल आपका ये अहम सवाल के कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट, क्या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा था एक बंबई के हॉस्पिटल में इनॉग्रेशन में जाते वक्त कि वहां पर कहा था कि हमारे मानना ये, हमारा आस्था है, हमारी बिलीफ है कि हमारा मानना है कि 15 लाख साल पहले हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी इवॉल्व हो चुकी थी। ये प्राइम मिनिस्टर का बिलीफ है, हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हमारे साइंटिस्ट आईसीएचआर के इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि हिंदुस्तान में 20 लाख साल पहले स्पेसशिप थी, हेलमेट बन चुका था, तो क्या उसको क्वेश्चन करेंगे आप? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारा मुल्क जो है एक ऐसा यूनिक मुल्क है जो उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी से। इस मुल्क में बेशुमार कल्चर, बेशुमार तहजीब, बेशुमार लैंग्वेजेस हैं। आपका जो बिलीफ है वो मेरा नहीं हो सकता, मगर ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अब कोर्ट का जो फैसला आएगा, ठीक है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, अगर आप जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं
तो प्लीज आपका चैनल एक तहरीक को शुरू कर दीजिए कि 7%, 7% मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। चलिए कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, मैंने एग्री किया, लेकिन आपकी बात से यह समझ आ रहा है कि आप भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्तर को मानते हैं कि 3 तलाक आस्था का विषय है और ये संविधान में मिले हुए संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, जबकि आप खुद कहते हैं कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप संविधान को मानते हैं। देखिए, पहले तो आप ये बताइए दीपक चौरसिया साहब, कितने तलाक हैं इस्लाम में? आप लोग तो खाली एक ही ब्रांड रटे जाते हैं, ट्रिपल तलाक। कितने तलाक है इस्लाम में बताइए? तलाक है ऐसन कि कितने तलाक है बताइए? पहले तो समझिए आप। हम मान रहे हैं इस बात को कि इसको चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, और ये हो रहा है। आपके पास एम्पेरिकल डेटा है तो बताइए मुझे। मैं आपको एम्पेरिकल डेटा दे रहा हूं कि ये बिल्कुल ही 0.82% है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। और रहा सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को मानता है। क्या नॉर्थ ईस्ट में वहां की खवातीन पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करती है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया? हमारे जैन समाज के लोग संतारा को मानते हैं और वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिफॉर्म जब आएगा सोसाइटी में, वो उस कम्युनिटी की तरफ से आएगा। मोदी के भाषण से या दीपक चौरसिया के प्रोग्राम से रिफॉर्म नहीं आ सकता। रिफॉर्म हमको करना और हम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन रिफॉर्म के लिए बहस की बहुत जरूरत होती है ओवैसी साहब, और उसी बहस को कर रहे हैं। स्वामी जी, क्या आप ओवैसी साहब के इस आर्गुमेंट को मानते हैं कि रिफॉर्म समाज से आएगा? और सवाल है कि रिफॉर्म वाकई समाज से आता है, समाज में करना पड़ता है, तो मुस्लिम समाज इस 3 तलाक को लेकर क्यों शिथिल रहा, क्यों सोया रहा, जबकि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ऐसे कई सारे मुस्लिम देश हैं जहां मुस्लिम लॉज को माना जाता है, तवज्जो दी जाती है, उन्होंने भी ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। नहीं, समाज में सती प्रथा को मान लें तो हम क्या उसको कहेंगे कि जब तक समाज नहीं तय करेगी हम नहीं आगे आएंगे? हम तो उसको विरोध करेंगे। उसी प्रकार छुआछूत, वो तो समाज में एक बहुत व्यापक रूप में चल रही थी, उसको अपने संविधान में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उस पर उसको अपराध बनाया है। यहाँ मुस्लिम महिला भी बहुत आगे आए हैं और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं ये ट्रिपल तलाक, और कानून भले समाज तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब वो संविधान का उल्लंघन है तब तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान का उल्लंघन है तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वाकई आपको लगता है ओवैसी साहब कार्रवाई होनी चाहिए? और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो आप मानेंगे, या इस मामले में भी शाहबुद्दीन की शाहबानो केस की तरह विरोध करेंगे? क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने कोर्ट में यहां तक कहा कि मुस्लिम समाज को आप आंदोलित मत करिए। ये तो धमकी हो गई एक तरह की। नहीं, धमकी नहीं। अगर धमकी होती तो सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल को कंटेम्प्ट में ले लेता। जाहिर है ना, तो जजेस जो बैठे हैं उनको कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम। तो यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की जमहूरियत की कि एक लॉयर ने ये बात कही है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। मैं स्वामी साहब की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी जिसको बीजेपी ने वहां पर डिमोलिश किया, अगर कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि वहां मस्जिद बनाएंगे, तो क्या स्वामी साहब बनाने देंगे? बताइए, पूछे स्वामी साहब से आप। वो बोलेंगे नहीं, हम पार्लियामेंट को जाएंगे, रजिस्ट्रेशन बनाएंगे। तो हम ही आपसे कह रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म की बात है, चाइल्ड मैरिजेस एक्ट है हमारे पास, 1 करोड़ हिंदू बच्चियों की शादियां हुई हैं। डाउरी एक्ट है, डाउरी लिया जा रहा है। सेक्स रेट आप देख लीजिए मुसलमानों का बेहतर है। तो रिफॉर्म जब आएगा सोसाइटी में, वो मुसलमानों की तरफ से आएगा। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यकीनन आप तमाम को मुस्लिम महिलाओं से हमारे से ज्यादा मोहब्बत है, उनकी फिक्र है, उनकी तकलीफ हमसे ज्यादा आपको, आपका सीना जलता है। तो भाई साहब, क्यों नहीं आप तमाम लोग मिलकर मोदी को बोल देते कि भाई 7% रिजर्वेशन दे दीजिए। जकिया जाफरी से इंसाफ नहीं होता। नजीब की मां दिल्ली के गली कूचों में पुकार रही है अपने बच्चे के लिए, मोदी साहब नहीं मिलते। नईम को पीट पीट कर मार दिया गया झारखंड में, उसकी बीवी बेवा हो चुकी है। गौरक्षक अब तक 18 मुस्लिम महिलाओं को बेवा कर चुके हैं, उसकी फिक्र नहीं है। नौकरियां नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है।
कीमतें बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1.1% हो चुका है प्रोडक्शन, मगर उसकी फिक्र नहीं है। कश्मीर में आए दिन लोग मर रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। चाइना इंडिया को घेर रहा है OBOR के नाम पर, हमको उसकी फिक्र नहीं है। हमने पाकिस्तान को डिहाइफिनेट कर दिया था, मोदी सरकार ने रिहाइफिनेट कर दिया, उसकी फिक्र नहीं है। ठीक है, ट्रिपल तलाक ही हिंदुस्तान का ऐसा बड़ा मुद्दा है जिससे हिंदुस्तान चीन की तरह सुपर पावर बन जाएगा। चलिए, मुबारक हो आपको। चलिए ठीक है, मैं आपके इस आर्ग्यूमेंट को मानता हूं कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, लेकिन अगर वाकई कोई जेंडर इनइक्वालिटी का मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको एक पिटीशन पर दूर कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? स्वामी साहब, कुछ पॉइंट्स तो ओवैसी साहब ने उठाए हैं जो वाकई में सही प्रतीत होते हैं। ठीक है, मैंने माना कि उनका कंपैरिजन गलत है, वो एक तरह से तंज कस रहे हैं कि क्या ट्रिपल तलाक ही सबसे बड़ा मुद्दा है और हम उससे सुपर पावर बन जाएंगे तो हो जाएंगे, ये उनका एक तंज है। और उनके शब्दों से ये इंडिकेशन मिलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आता है तो उनके समाज को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सवाल ये उठता है यहां पर कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है या बीजेपी सरकार इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है? देखिए, पहले ओवैसी तो एक बहुत पढ़े लिखे मशहूर वकील है, और वकील जब हारते हैं केस तो वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उलझन पैदा करते हैं। अब इन्होंने जो संविधान का उल्लंघन है और जो समाज में बुराई है और शताब्दियों से आ रहे हैं, उन दोनों को बराबर माना है। जो हम जल्दी कर सकते हैं, समाधान जल्दी कर सकते हैं, हम कोर्ट के जरिए या संविधान की या कानून के जरिए हम कर देंगे। उसके ये माने नहीं कि क्योंकि उस दूसरे ने किया जिसमें हमें बहुत समय लगेगा, तो इसीलिए इसको भी नहीं करना चाहिए। ये उनका तर्क है, इसको हम मान नहीं सकते। हम जो जल्दी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उसको पहले करेंगे। तो ओवैसी साहब और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की ये खास बहस बहुत अहम मुद्दों पर जारी है। फिलहाल एक ब्रेक। आपको ओवैसी साहब, तमाम मुस्लिम समाज को लगता है कि जैसे ही कोई केस कोर्ट के अंदर आया या जैसे ही कोई मुद्दा आगे बढ़ा तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आप अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपका बीच में कनेक्शन कट गया था कि सायरा बानो ने ये केस किया है और आप इसमें जुडिशरी को बीच में ला रहे हैं, या आपका तर्क कुछ दूसरा है? नहीं, मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक 10 सेकंड में स्वामी साहब का जवाब देना चाहूंगा। स्वामी साहब के जवाब से बात जाहिर हो गई। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं की तरह शादी करें, हिंदुओं की तरह सेपरेशन करें और हिंदुओं की तरह डिवोर्स दें। तो स्वामी साहब हमेशा जो है वो खुल के बोलते हैं। एक बात उनमें अच्छी है, वो कभी मक्कारी की बात नहीं करते। तो बात यह है कि स्वामी साहब और आरएसएस, बीजेपी चाहती है कि मुसलमान अपना कल्चर, अपना रिलीजन छोड़कर हिंदू राष्ट्र की तरफ चले जाएं। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे शुरू में कह रहा था, जब वॉइस कट गई, जस्टिस डावे कौन सा केस डील कर रहे थे कोर्ट में? एक हिंदू बहन ने कहा कि मुझे अपने भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, जस्टिस डावे ने उसको कन्वर्ट कर दिया मुसलमान समाज के इस केस के बारे में। तीसरी बात यह कि सायरा बानो का शौहर आज भी कोर्ट में केस डाला है कि मैं अपनी बीवी को वापस लेने को तैयार हूं। आप बताइए कि यह मसला कोर्ट के फैसलों से नहीं हल होगा। मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम मानते हैं ये मसला है, मगर आपको मैं डेटा दे रहा हूं कि 2,12,000 मुस्लिम समाज में तलाकें हुई 2011 के सेंसस में, उसमें सिर्फ 637 ट्रिपल तलाक है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में यह भी खत्म हो जाएगा, याद रखिए। मगर इस तरह से अगर आप हेट्रेड क्रिएट करेंगे, इस तरह से आप बताएंगे कि नहीं हिंदू समाज बेहतर है, हिंदू लॉज बेहतर है, हिंदू सेपरेशन ठीक है, तो फिर आप याद रखिए कि आप मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते हैं। और स्वामी साहब का जवाब मेरी इस बात की तस्दीक कर रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं ओवैसी साहब की, कम से कम हमारी या चैनल की ऐसी कोई राय नहीं है कि हम दो समाज के अंदर कंपेयर करें। दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन हम बात कर रहे हैं असल में रिफॉर्म्स की। स्वामी साहब से सीधा सवाल लेता हूं कि स्वामी साहब, क्या 3 तलाक की आड़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है या लाने की कोशिश है? क्योंकि सभी लोग में खासकर मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि ये पीछे के दरवाजे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश है।
ये तो धारा 44 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये तो हमारे कर्तव्य है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा है कि कब लाओगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। और तो ये ट्रिपल तलाक की बात आती नहीं आती, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आने वाला था, क्योंकि ये धारा 44 है हमारी संविधान में। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं जी, एक और बात कहनी चाहता हूं कि अब जो साइंटिफिक स्टडी है डीएनए का, उसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक ही है। तो आप अपना धर्म रखिए, सुरक्षित रखिए, कोई आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे सऊदी अरेबिया में कोई हिंदू को मंदिर नहीं बनाने देते हैं, वैसे हम नहीं हैं। हम यहाँ आप मस्जिद भी बनाइए और जहाँ नमाज पढ़ सकते हो वहाँ मस्जिद बनाइए, मंदिर को तोड़कर मत बनाइए, परंतु बाकी जगह में बनाइए। और आप खुले, आपको पूरा छूट है संविधान में अपना धर्म का पालन करने के लिए। लेकिन संस्कृति जो है, जब आपका पूर्वज हिंदू है तो संस्कृति क्यों बदलना चाहिए? क्यों हम लोग आपस में अलग से दिखना चाहिए? देखते ही हमें पता लगना चाहिए कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सब एक भारतीय के रूप में उभर के आना चाहिए। ठीक है, सब एक भारतीय हैं। वाकई इस तर्क में एक बात तो सही है कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले आया है। उससे पहले क्या था ओवैसी साहब? उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुइज्म से पहले मुल्क में जैनिज्म था, जैनिज्म से पहले बुद्धिज्म था। अब दुनिया में 1400 साल पहले क्या था वो तो आप जानते हैं, क्योंकि शायद आप डीएनए एक्सपर्ट हैं। मैं आप 1400 साल पहले तक तो मैं जानता हूं। उससे पहले अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए, आप एक किताब लिख लीजिए। नहीं, सुनिए, अरे सुनिए ना दीपक चौरसिया साहब, इतना गर्म क्यों जा रहे हैं आप एंकर हैं, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं। क्यों आ जा रहे हैं? अरे सुनिए तो सही, आप तो बाई पार्टीसन रहिए, आप पार्टीसन क्यों हो रहे हैं? नहीं, सुनिए ना। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि स्वामी साहब ये कहते हैं कि सऊदी अरब, भाई सऊदी अरब तो मेरे को जाना नहीं है, मेरा मुल्क तो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है। और रहा सवाल आर्टिकल 44 का, वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में जमीन आसमान का फर्क है। अगर स्वामी साहब 44 की बात कर रहे हैं तो मैं 45 की बात कर रहा हूं। चलिए पूरे हिंदुस्तान में शराब को बंद कर दीजिए, आप देख लीजिए कि कितने औरतों को जुल्म हो रहा है। मर्द शराब पीकर औरत को मारते हैं, घर को बर्बाद करते हैं। शराब पे पाबंदी लगा दीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो फिर नागालैंड और मिजोरम को हमने कल्चरल राइट्स दिए, उसको बर्खास्त कर दीजिए। इस सरकार में और स्वामी साहब इस मसले पर खामोश क्यों है कि नागाज कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से शेड सॉवरेनिटी कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी शेड होती है। स्वामी साहब का कहां गया इस मुल्क से मोहब्बत? क्या नागाज से हम शेड सॉवरेनिटी करेंगे? क्या नागाज का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आपकी सरकार बाहर नहीं रखती? और कश्मीर में आप कहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक झंडा रहेगा, 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेंगे। वहां पर क्या हो रहा है फिर? एक कश्मीरी पंडित को आप नहीं ले जा सके और बात करते हैं सऊदी अरब की। अरे भाई साहब, मुझे सऊदी अरब से मतलब नहीं है, ना जिना से मतलब है, ना पाकिस्तान से है, ना ईरान से। मुझे मतलब हिंदुस्तान से, और मैं यहां पर मुसलमान था, हूं और रहूंगा। मैं हिंदू नहीं बनूंगा, ना स्वामी साहब को बोलूंगा कि आप भी मुसलमान बन जाइए। आप अपने मजहब पे रहिए, मैं अपने मजहब पर रहूंगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। रहा सवाल 1400 साल पहले, तो भाई साहब कभी जैनिज्म की तारीख पढ़ लीजिए, कभी बुद्धिज्म की तारीख पढ़ लीजिए। जैनिज्म की भी पढ़ी है, बुद्धिज्म की पढ़ी है, और इस्लाम को भी मैंने काफी हद तक समझा है 3 तलाक के मुद्दे पर। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आर्ग्यूमेंट ओवैसी साहब दे रहे हैं उसमें आप अच्छा अच्छा ये दीपक साहब एक बात बता दीजिए, तलाक कितने होते हैं बताइए आप। चलिए, इस्लाम में शादी खत्म, मैं बता रहा हूं आपको, इस्लाम में शादी खत्म करने के 4 तरीके हैं। मैं बता रहा हूं आपको 4 तरीके हैं। मैं बता तलाक नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। तलाक आप सवाल पूछने जवाब तो सुन लीजिए, आप सवाल पूछने जवाब तो सुन लीजिए। 4 तरीके हैं: तलाक, तफवीज़ तलाक, खुला और फरूक निकाह। शादी तोड़ने के लिए तलाक का अधिकार मर्दों का है। इस तरह के शादी को खत्म करने के लिए तफवीज़ तलाक, खुला और फस से निकाह का अधिकार औरतों का है।
नहीं है सर, आप गलत कह रहे हैं। आप 20% सही कह रहे हैं, 80% बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप मत करिए सर, आपको जो लोग ब्रीफ कर रहे हैं उनको निकालिए नौकरी से। आप कम से कम वो लोग तो सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए आपको। हाँ, ये बात को मान लीजिए ना, फिर आप नहीं है स्कॉलर, आप नहीं है, बहुत अच्छा है, ये बात अच्छी है, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, ये आपकी ह्यूमिलिटी है कि आप इस बात के इकरार कर रहे हैं कि आपको इल्म नहीं है। मैं बेसिक नहीं समझता हूँ, स्कॉलर का मतलब ये नहीं है, बेसिक नहीं समझता हूँ। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ आपकी तरह इस मसले का। नहीं सर, ना मैं भी विद्वान हूं आपकी तरह, जो आप जिस तरह बैठकर उसको तोड़ मोड़ कर पेश कर देते हैं लोगों के सामने, वो ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज रिफॉर्म अगर आएगा तो हमारे जरिए से आएगा और इंशाल्लाह जरूर आएगा। और आप इसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं आंकड़ों की बुनियाद पर, डेटा की बुनियाद पर, प्लीज बात करिए। दीपक चौरसिया साहब, यू आर द मोस्ट फेमस एंकर ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, हाउ कैन यू, आप इस तरह कैसे बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इस बात को हम यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप हमारे चैनल पे कम ही आ पाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हम 4 मौलवियों को बुलाते हैं, सभी संप्रदाय के, मतलब सभी फॉलोइंग थॉट्स के बुलाते हैं, कुछ महिलाओं को बुलाते हैं, महिला मुस्लिम आंदोलन वालों को बुलाते हैं जो 3 तलाक के सामने कर रही हैं। आप उनसे तर्क वितर्क कर लीजिए, मैं बिल्कुल खामोश बैठूंगा। सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि देखिए, स्वामी साहब से मैं बहस इसलिए करता हूं कि स्वामी साहब की बात मैं सबर से सुनता हूं, स्वामी साहब मेरी बात सुनते हैं, तो तभी जाकर एक कंस्ट्रक्टिव टीवी पर डिबेट होता है। ये चीला चीली और मच्छी मार्केट जहां होती है, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मुझे मत बुलाइए, इसीलिए मैं जाता नहीं हूं। स्वामी साहब से मेरे बहुत इख्तलाफात और रहेंगे, उनमें जमीन आसमान का फर्क है, मगर कम से कम ये बात तो है कि वो जब बोलते हैं मैं खामोश बैठता हूं, और जब मैं बोलता हूं मेरी बात को सुनते हैं। वो इकरार तो नहीं करते, उससे अपोजिट व्यू बोलते हैं, मगर टीवी पर एक डिबेट होना चाहिए ताकि देखने वाले समझे इस बात को कि भाई ये एक आदमी क्या कह रहा है, दूसरा आदमी क्या कह रहा है। ये चीला चीली, सुपर मार्केट और मारम तोड़ी में बात आ जाती है, तो इसी तरह मैं अवॉइड करता हूं ऐसे डिस्कशन को। ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं और मैं भी इस तरह के डिस्कशन अवॉइड करता हूं, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा था इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी था। अगले मुद्दे पर चलते हैं। ओवैसी साहब, 2 मुद्दे हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली अभी हैं। तात्कालिक मुद्दा जो है वो कश्मीर का है। साउथ कश्मीर के अंदर काफी प्रॉब्लम है, कश्मीर के अंदर काफी प्रॉब्लम है। मुसलमानों के एक बड़े नेता के तौर पर क्या आपको कश्मीर जाके लोगों को ये नहीं समझाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, जो आप लोगों के दिमाग में कैंपेन चलाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कैंपेन पाकिस्तान चला रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं इस हद तक कि पाकिस्तान वहां पर पूरी हरकतें कर रहा है, मगर दीपक चौरसिया साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप मुसलमान होने के नाते वहां जाइए? आप ये कहना चाहिए था कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, सिटीजन हैं और आप MP हैं। आप इस तरह से बोलिए हमको। आप ये कश्मीर का मसला मुसलमान का मसला कश्मीर का मसला तो अगर आप है, एक सच्चे इंडियन हैं, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप एक शहरी हैं, लेकिन कम से कम समाज के नेता भी तो है ना, समाज को रिप्रेजेंट भी करते हैं। मैंने इसलिए कहा और किसी कारण से नहीं कहा। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। मैं मानता हूं कि मैं एक हिंदुस्तान का बाइज्जत अव्वल दर्जे का शहरी हूं, और इस सिलसिले में जब एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था दीपक साहब, मैंने 12 रिकमेंडेशंस मिस्टर राजनाथ सिंह को ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने लिख कर दिए थे। उसमें एक सबसे अहम मुद्दा यह था कि हम श्रीनगर में एक बच्चों के लिए जिनकी बीनाई चले गई, जिनकी आईसाइट चले गई, उनके लिए एक ब्लाइंड हॉस्पिटल शुरू करिए वहां पर आप। मैंने कहा था कि जो लोगों की जानें गई हैं उनको कंपनसेशन दीजिए। तीसरा हमने कहा था कि जो वहां के कश्मीर वैली के एडिटर्स हैं उनको बुलाइए, दिल्ली बुलाकर उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। चिदम्बरम ने उनसे गलत रवैया अख्तियार किया था, वो भी एक, हमको देखिए दिलों को जीतना है, हार्ट्स को जीतना है, और अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो गलत होगा। आखिरी बात यह है कि सरकार तो बीजेपी की है, PDP की है। यह सवाल तो आप स्वामी साहब से पूछना चाहिए कि भाई साहब 2 साल में आपने क्या कर दिया वहां पर, आपने कौन सी नॉर्मलसी रेस्टोर की? आप हर बार पे कहते हैं कि पाकिस्तान, मैं भी मानता हूं पाकिस्तान वहां पर गड़बड़ कर रहा है, मगर सरकार तो आपकी है। आपने कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए?
आपकी सरकार का एजेंडा ऑफ अलायंस डॉक्यूमेंट में आप कहते हैं कि सबसे बातचीत होगी स्टेक होल्डर से, कितनों से आपने बातचीत की? ठीक है स्वामी साहब, क्या वाकई एनडीए सरकार के हाथों से कश्मीर पूरी तरह फिसल चुका है? क्योंकि ये आरोप आप पर लग रहे हैं, अपोजिशन भी लगा रही है और ऐसा प्रतीत भी होता है। नहीं, कश्मीर हमारे हाथ से तो कभी नहीं निकल सकता। जो फौज वहां हमारी है उस कारण से कभी नहीं निकल सकती और कभी निकलने भी नहीं देंगे। जो 1994 में हमारी पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास की थी जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे कि हम जब तक शांत नहीं रहेंगे, जब तक या चुप नहीं रहेंगे या तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक एक एक इंच जो हमारी कश्मीर की जमीन है हिंदुस्तान की उसमें जो नाजायज कब्जा करके बैठी है पाकिस्तान पीओके में, उस सब को सहित हम जब हम इसको हमारे देश के साथ अखंड रूप में नहीं जोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये शपथ लिया था हमने, सब लिया था, उसमें हिंदू मुस्लिम सब जो उपस्थित थे। तो मैं आज ये कहता हूं कि उसका तो डर नहीं है। सवाल इतना ही है कि जब कश्मीर की बात करते हैं तो पहले तो एक जो उसकी रूपरेखा उसको समझ लें। जम्मू में कोई समस्या नहीं है, लद्दाख में कोई समस्या नहीं है, उत्तर कश्मीर में भी कोई समस्या नहीं है, एक घाटी में है। और घाटी में समस्या शुरू हुई जब 5 लाख हिंदुओं को वहां के लोगों ने भगा दी और उनको हिंदुओं को आकर अपने देश में ही रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। तो वहां से शुरू हुई। अब उसके लिए कोई बोलता नहीं है ना। ओवैसी कहते हैं कि नहीं उस हिंदुओं को वापस लाने के लिए मैं कदम उठाऊंगा। हमारी सरकार वहां है कश्मीर में, ये आरोप तो मैं उसकी मानता हूं ओवैसी की, और मैं तो पहली दिन से इसका विरोध कर रहा था क्योंकि महबूबा का तो कभी आतंकवादियों के सामने सख्त या कड़ी रुख नहीं ले सकती। क्या राम मंदिर के लिए ओवैसी साहब हिंदू और मुसलमानों में बातचीत होनी चाहिए? एक पहल स्वामी जी करें, एक आप करें, हाँ या ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है और स्वामी साहब से मैं बार बार कह रहा हूं, मैं स्वामी साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि वो जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहें, उनको मनाएं, उनको डराएं, जैसा करते हैं कि भाई इस मसले की रोज हियरिंग करवा दीजिए। जिस तरह ट्रिपल तलाक छुट्टियों में सुना उसी तरह विंटर हॉलीडेज में बैठ जाइए और रोज सुनिए, और जो फैसला आएगा वो स्वामी साहब भी उसके पाबंद रहेंगे, पूरा देश उसका पाबंद रहेगा। मगर आप उसको रोज हियरिंग नहीं करवाना चाहते। ये एक टाइटल डिस्प्यूट है, इसमें आस्था का सवाल ही नहीं है। स्वामी साहब, आप इसको लेकर पिटीशन भी लेकर गए थे बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, आपको गलत समाचार, ऐसे ही आप लोग अखबार वाले प्रचार करते रहते हैं। वो जो टाइटल सूट वाले हैं उन्होंने कहा कि स्वामी पार्टी नहीं है। तब कोर्ट ने मुझे पूछा, मैंने कहा हाँ, मैं मूलभूत अधिकार पर आया हूं, मेरा तो अलग से पिटीशन है और मैंने दिखाया। और ये झूठ जो बार बार बोली जा रही है अखबारों के जरिए, अखबार वालों के जरिए, बड़ा खेदजनक बात है। ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं तो दिखा देता हूं सुप्रीम कोर्ट की रिकॉर्ड। मैं हूं पार्टी, परंतु मैं प्रॉपर्टी के लिए पार्टी नहीं हूं। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बिना अंकुश वहां पूजा करने के अधिकार चाहिए। तो या वो फैसला कर लीजिए या मुझे जो आपने अभी जो रिकॉर्ड लगी हुई है वो सबको हटा दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट मेरे साथ सहमत हो गई कि हाँ हटने चाहिए, तो उस पर मुसलमान पार्टीज ने आकर एसएलपी डाली है, तो उसमें से हमारी हक बनती है। और मैं इस बात तो ओवैसी से मैं सहमत हूं कि इसमें कोर्ट का ही फैसला होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि आप तो नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो, तो सरजू नजू के उस पार पढ़ लो, और मैं सिर्फ एक ही जगह में राम के लिए पूजा कर सकता हूं, रामलाला के लिए, वो है जहां आपने हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। चलिए एक सवाल और, ओवैसी साहब, आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान से इन हालातों में बातचीत होनी चाहिए जब पाकिस्तान भारत के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस कर रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों कजाकिस्तान में होंगे एससीओ समिट में और दोनों वहां मौजूद होंगे।
दीपक साहब, देखिए, आप और हम सब हिंदुस्तानी इस बात से खुश थे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से नहीं जोड़ा जा रहा था पूरे इंटरनेशनल एरिना में। डीहाइफिनेट हम लोग कर दिए थे, अब हम लोग उसको रीहाइफिनेट कर चुके हैं। और किसने किया? ये मोदी सरकार ने किया। इंटरनेशनल फोराज में हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ा जाता था। इस सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से आज हमने रीहाइफिनेट कर दिया। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर कब चले जाएंगे नहीं मालूम। कल नवाज शरीफ के घर में कोई शादी हो तो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे मोदी साहब। भाई, आपकी पॉलिसी क्या है? आप एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी को रखिए। कभी आप लड़ने पे जाते हैं तो कभी आप गले मिल जाते हैं, कभी आप गोली मारने की बात करते हैं तो कभी जाके घर में बिरयानी खा लेते हैं आप। अरे कोई एक पॉलिसी रखिए और वही पॉलिसी सही होगी। और आप देख लीजिए कि OBOR चाइना, जो OBOR में हम फ्रेंडली नेबरहुड की पॉलिसी बोलते हैं, हिंदुस्तान के तरफ जितने हमारे नेबर्स हैं सब चाइना के पास जाकर बैठ गए सिवाय भूटान के। क्या पॉलिसी है सरकार की, बताइए आप। स्वामी साहब, मैं तो कहता हूं कि इसके लिए अलग से बहस होनी चाहिए, परंतु मुझसे पूछोगे कि पाकिस्तान के प्रति क्या पॉलिसी होनी चाहिए, मैं कहता हूं पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना चाहिए। और अन्यथा यही 4 बार युद्ध हो गई, थक गए हम लोग वो युद्ध करते करते। अब जो आखिरी युद्ध होगी वो ऐसा निर्णय होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नाम निशाना नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब, आखिरी सवाल, आप जितना बोलते हैं कई मुसलमान लीडर ये मानते हैं उतनी भारतीय जनता पार्टी की मदद होती है, क्या ये सच है? लाइटर में मैं बात बोलता हूं। मैं मोदी साहब से कहूंगा कि मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी को शाम तक फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए। बना देंगे क्या? मैं इलेक्शन को शाम तक फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, बना देंगे क्या? मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन सीट लड़ा, मोदी 280 सीट पर जीत गए। मैं दिल्ली नहीं लड़ा, JNK नहीं लड़ा, झारखंड नहीं लड़ा, हरियाणा नहीं लड़ा। अरे कहां नहीं लड़ा, बीजेपी जीत गई। ये जो प्रॉब्लम, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में, इनमें दमखम नहीं है कि ना आर्गुमेंट के तौर पर ना आइडियोलॉजी के ऊपर सच्चे हैं। वो मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, तो इनमें इतना दम नहीं है कि मोदी के खिलाफ बोले। तो उनको, इनका कम्युनिज्म यह है कि ओवैसी के खिलाफ बोल दो। अरे तुम मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? तुमको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तुम्हारे खानदान को प्राइम मिनिस्टर बनना है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप अपना नहीं करेंगे। देखिए, हैदराबाद में कहावत है कि नाना की क्या मामू की दुकान पे नाना की फातिहा करना चाह रहे हैं। अरे नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। अरे तुम मुकाबला नहीं कर पा रहे तो ओवैसी को क्यों बोल रहे? स्वामी साहब, बताइए, ये हकीकत है जो मैंने कहा कि ओवैसी साहब अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद करते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। वो अपनी बात कहते हैं और ये जो लोग इनकी जवाब नहीं दे सकते हैं वही ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। वो कोई जंगल से आए हुए व्यक्ति नहीं है, और एक मशहूर परिवार से आए हैं और पूरा पढ़ाई उन्होंने की है। और वो तर्क देते हैं तो उसका तर्क का जवाब नहीं देते तो ऐसी बातें कहती है। वो तो जैसे मैं कभी किसी ऊपर करप्शन केस डाल देता हूं, कहते हैं हाँ तुम्हें घृणा है उनसे, कुछ बदला की भावना से कर रहे हो। ये सब ऐसी बातें, बिकॉज आप सही बात को, जो मूल बात है उसका जवाब नहीं दे सकते हो, इसीलिए कहते हैं। ऐसा मैं नहीं सोचता हूं कि ओवैसी हमें कोई मदद करता है। चलिए, आप दोनों हमसे जुड़े, ओवैसी साहब आपका, आप हैदराबाद से जुड़े, सुब्रमण्यम स्वामी साहब आपका, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े इस बहस में, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बहस का मकसद ये था कि वाकई 2 ऐसे समुदाय क्या सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, RSS पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है। 3 साल में हमने इसी का लेखा जोखा लेने की कोशिश की कि वाकई मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास किया है या फिर नहीं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।